थैंक यू वेरी मच। स्मृति जी, आपको लोग मिस कर रहे हैं बहुत, मतलब पीपल वांट टू सी यू मोर एक्टिवली। मे बी आप जो भी कर रही हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड द कैमरा, आउटसाइड द फोकस। एम आई राइट? पीपल वांट टू सी यू मोर इन, हाँ? इज am I correct in this, स्मृति जी? मुझे लगा आज तक सिर्फ दिल मांगे मोर कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा जाता था, अब पता चला कि देश की राजनीति में भी योगदान देने के लिए लोग इस प्रकार की चाहत रखते हैं। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि भारतीय राजनीति में मैं अपने लिए एक छोटी सी वो जगह बना पाई। नहीं, वो तो है, मगर स्मृति जी इलेक्शन में अप डाउन तो होते हैं, मगर इस बार चुनाव के बाद पीपल वांट टू नो, मैं यही इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि व्हाट इज स्मृति ईरानी डूइंग दीज डेज। आपको हरियाणा के कैंपेन में बहुत देखा इस बार, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हरियाणा। व्हाट इज कीपिंग यू बिजी? संगठन का काम और साथ ही जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ राजनीति में आई थी, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में काम हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, उनको कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान मिले, उसका कार्य हो, बच्चों के संबंध में जो कार्य है, तो इन सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देश में और विदेश में काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इतने नसीबदार होते हैं कि देश में दो अलग अलग खेमों में नहीं, बल्कि अलग अलग स्ट्रीम्स में अपने लिए जगह बनाएं। मैं 2 दशक मीडिया में रही, मैं 2 दशक से ज़्यादा देश की राजनीति में हूँ, और दोनों स्ट्रीम्स में सफलता पाना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, मेरे है। आप अमेठी से अगली बार लड़ेंगी? मैंने 2014 में, 2019 में और 24 में बार बार ये कहा कि कौन कहाँ से लड़ता है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। जहाँ तक कि अमेठी का उल्लेख है, 2014 में जब मुझे कहा गया कि मैं अमेठी जाकर लड़ूं, तब मैं राज्यसभा से गुजरात से सांसद थी जी। मैं जोग्राफिकली और सिफोलॉजी की दृष्टि से सबसे वेल ट्रैवल्ड पॉलिटिशियन हूँ। मैंने साल 2002-03 में जब अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की तो मैं महाराष्ट्र में काम करती थी, वहाँ 10 साल काम किया, फिर गुजरात में काम करती थी, फिर मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। तो जब गुजरात से सांसद थी और कहा गया कि अमेठी से लड़ो, तब हमें इस बात का एहसास था कि अमेठी में हर 1.5 दशक में परिवर्तन आता है। अमेठी का अगर आप कहीं ना कहीं वोटिंग का पैटर्न देखें और कॉम्पोजिशन देखें, तो वहाँ पर लगभग 55% वोटिंग कॉम्पोजिशन कांग्रेस के पक्ष में है। इसीलिए गांधी खानदान ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना था कि एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर 100 मीटर की रेस में 55 मीटर पे आपकी शुरुआत हो। तो मैं अमेठी में पहली वो व्यक्ति हूँ, महिला पुरुष नहीं, पहली व्यक्ति हूँ जिसने 5 साल का बतौर सांसद कार्यकाल पूरा किया। वरना अमेठी में मुझसे पहले कभी भी किसी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट ने 5 साल कभी पूरा नहीं किया था। रविंद्र प्रताप सिंह ने 70 के दशक में 2.5 से 3 साल वहाँ पर सेवा दी, संजय सिंह ने 1 साल सेवा दी। मैं पहली महिला हूँ जो गांधी खानदान से नहीं है, जो अमेठी से जीती, और पहली ऐसी भारत की राजनीति में व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के सिटिंग नेशनल प्रेसिडेंट को हराया। तो वो सारे खिताब मेरे लिए वंदनीय हैं। लेकिन ये भी सत्य है, ना 14 में, ना 19 में, ना 24 में मैंने बीजेपी से कहा कि मुझे अमेठी से लड़ना है। बीजेपी को लगा कि अमेठी में हम कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का अगर आपको भाषण याद है 2014 का, उन्होंने कहा मैं अमेठी में बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से आया हूँ। मुझे इस बात का संतोष है, इस बात की खुशी है कि जिस अमेठी में 80,000 घरों में आज़ादी के बाद कभी भी बिजली की तार नहीं गई, वहाँ मोदी के माध्यम से हमने बिजली पहुँचाई। 3 लाख से ज़्यादा घरों में हमने शौचालय बनाया। हमने 1.5 लाख परिवारों को घर बना कर दिया। हमने वहाँ का पहला मेडिकल कॉलेज बनाया। हमने वहाँ पर पहली बार, जो हम शहरों में बहुत ही आम बात मानते हैं कि आपका एक एक्सरे का मशीन हो, आपका अल्ट्रासाउंड का मशीन, ये सब सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने अगर अमेठी में 10 साल की अपनी राजनीति में
4 लाख से ज़्यादा परिवारों का भला किया है, तो मैं अपने जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। नहीं, मगर आपने देखिए, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, जी। क्या आप राहुल गांधी के साथ फिर एक बार 2029 या जब भी जो आम चुनाव हो, क्या आप लड़ेंगे कि नहीं? आई मीन वी जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। आपने उस कंस्टिट्यूएंसी know को that- आपने इस कंस्टिट्यूएंसी को आपने अपनाया है, अपना देखिए, बेस बनाया है। मैंने अब 1.5 दशक तो नहीं रुक सकते हैं। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी, ये फर्क है। उन्होंने वायनाड तो छोड़ी, 2000 उन्होंने हाँ, वायनाड छोड़ी। छोड़ने की उनकी फितरत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन ये भी सत्य है कि 24 के चुनाव में अगर उन्हें लगता कि वो अमेठी जीत सकते हैं, या प्रियंका जी को लगता कि वो अमेठी जीत सकती हैं, तो अमेठी ज़रूर लड़ते। उनका ना लड़ना सबसे पहला संकेत था कि उन्हें भी भय था कि वो हार तो रहे क्या हैं आप अमेठी में। रायबरेली जाएंगे? इतना काम हमने क्या किया। आप रायबरेली जाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगी ये मेरी पार्टी बताएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पॉलिटिकली अगर आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखें तो ऐसा लगता है कि द्वंद्व स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जी, का है। जी, जी। लेकिन द्वंद्व 2 आइडियोलॉजीज के बीच का है। एक जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा जो कहता है परिवार सर्वोपरि। नहीं, मगर आपके साथ तो प्रॉब्लम है उनका, पूरी जोर लगा के लोगों ने अपने कंस्टिट्यूएंसीज, अपने क्षेत्र, भूपेंद्र बघेल अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के, केसी वेणुगोपाल, पूरी कांग्रेस, प्रियंका पूरी कांग्रेस पार्टी आप अमेठी सोचिए, पहुंच गई। भारत की राजनीति में शायद ही कोई महिला हो जिसको हराने के लिए पूरी कांग्रेस आए। इतना तो दम स्मृति ईरानी में तो है। वो पूरी कांग्रेस पार्टी पहुंच गई कि कुछ भी हो जाए, जी। अमेठी नहीं हार सकते हैं। तो ये क्या इशू है आपका उनके साथ, या उनका आपके साथ? मुझे लगता है कांग्रेस ये पार्टी, पर्सनल कब हो गई? मुझे लगता है जब मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया, एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता में और महिला कार्यकर्ता में इतना दम हो कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, हरा दे, ये उनके जीवन भर की चुभन है। और ये भी सत्य है कि जिस जिस पड़ाव पर वो बोल रहे थे देश के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ, तब मैं प्रखरता से बोल रही थी और जनता जनार्दन ने मेरा साथ दिया। ये भी उनकी दुखती रग है। देश के खिलाफ का मतलब क्या है? आप देखिए, हमारी देश की किस किस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बोला, देश के किस किस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने मतलब गांधी वाड्रा परिवार ने? मैं कहती हूँ अगर आप सिर्फ राहुल जी पर ही ध्यान केंद्रित रखें, ओके, क्योंकि वही माने जाते हैं सक्सेसर सोनिया जी के, तो सोनिया जी भी इतना नहीं बोली जितना राहुल जी बोले हैं। तो किस किस मुद्दे पर उन्होंने देश की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं घात करने का या आहत करने का प्रयास किया। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र विरोधी? मैं कहती हूँ राष्ट्र सर्वोपरि करने के लिए जो चीज़ें दरकार थी, छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। कोविड का वक्त था, देश पर मौत का साया मंडरा रहा था जी। हम चाहे किसी को भी वोट करें, हमारी चाहे कोई भी सोच हो जी, लेकिन हमारी सोच इतनी गिर नहीं सकती कि हम दूसरों को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो जाएं जी, ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम कोविड में हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, तब एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीय हित का समर्थन ना करते हुए प्रधानमंत्री पर, देश के तंत्रों पर ये दबाव बनाया कि हम विदेश से वैक्सीन लेकर आएं। बार बार प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कि भारत में क्षमता है, उन्होंने भारत की इस क्षमता पर देश में विदेश में भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। ये हिंदुस्तान की काबिलियत और प्रधानमंत्री की दिलेरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमने वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाई, 2 करोड़ से ज़्यादा हमने जो वैक्सीन, 200 करोड़ की हमने उपलब्धता उनको दी। 160 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई। 140 करोड़ के देश में हमने सभी नागरिकों को 2-2 डोज, 3-3 डोज लगवाए। अगर राहुल गांधी का प्रेशर कोई मानता तो हम विदेशी कंपनियों की लाइन में तश्तरी लेकर खड़े होते इस उम्मीद के साथ कि जी कब हमको वैक्सीन मिलेगा। तो क्या राहुल गांधी, हम जाने आप कह रहे हैं विदेशी फार्मास्यूटिकल यानी कि विदेशी कंपनीज की ओर से बात कर रहे थे, या फिर वो कह रहे थे कि उन्हें कहलवाया? आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तानी हैं, जी। आप हिंदुस्तान की काबिलियत पर भरोसा जताएंगे
या कहेंगे कि हिंदुस्तान पर भरोसा मत करो, विदेशी कंपनी पर भरोसा। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ साफ कह रही क्या आप कह रहे हैं राहुल गांधी आपको मैं दो और उदाहरण देती हूँ। नहीं, क्या आप कह रहे मैं हैं? आपको दो और उदाहरण देती हूँ। किस चीज का उदाहरण? एक मैंने वैक्सीन का उदाहरण दिया, दूसरा राहुल गांधी का अटैक था HAL पर, करेक्ट? सार्वजनिक उन्होंने जाकर वहाँ पर क्या भाषण दिया कि HAL भारत सरकार बंद कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रखर भूमिका निभा रही है। उनके प्रेशर देने के बावजूद HAL के अगर आप रिजल्ट्स देखें 1300% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और बार बार वो संस्था जो भारत को डिफेंस की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी सरहद की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्षमतापूर्ण तरीके से समृद्ध कर सकती है, सशक्त कर सकती है, उसी HAL पर उन्होंने धावा बोला। तीसरा उदाहरण आपको देती हूँ, हम किस बात का दमखम रखते हैं, हम किस बात का घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता होने के नाते किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा चोट की? EVM पर की, इलेक्शन कमीशन पर की, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर की। चौथा उदाहरण देती हूँ। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं, बात अगर आप कह रही हैं तो खुलकर हो जाए, क्या स्मृति ईरानी जी आप कह रही हैं कि राहुल गांधी एक फॉरेन एजेंट है? मैं कह रही हूँ कि वो क्या फॉरेन कंपनीज के एजेंट है? खुलकर बात हो जाए। मैं तो इधर उधर की बात, आप इशारा उसी तरफ कर रही हैं। ना, मैं खुलकर बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी इस बात का संदेह है कि मैं खुलकर नहीं बोलती हूँ। मैं खुलकर बोल रही हूँ और मुझे लगता है क्योंकि आप रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता पर निर्भर करते हैं कि वो निष्कर्ष निकालें। आप मुझे बताएं कि जब मौत मंडरा रही हो या बैक इज टू द वॉल, कौन कहेगा कि हिंदुस्तान की कंपनीज पर विश्वास मत करो? जब आप जानते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स रिस्ट्रिक्टेड है, लोग अपने देश के बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं, तब अपने देश को सशक्त करने की बजाय आप कह रहे हैं कि नहीं जी, भीख का कटोरा लेकर किसी विदेशी कंपनी के सामने जाकर वैक्सीन की लाइन लगाओ। आप मुझे बताइए, जब आप कहते हैं कि हमें देश को आत्मनिर्भर करना है, वो कौन हिंदुस्तानी है, चाहे आप किसी को भी वोट करते हो, जो कहेगा कि हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना है जी, हमें किसी और पर निर्भर करना है? अगर हम कहें कि हमारी सरहद पर हमारे जवान देश की रक्षा कर रहे हैं और अगर कोई आतंकी दस्ता हम पर हमला करता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, कौन हिंदुस्तानी जाकर अपने देश की आर्मी से प्रमाण मांगेगा? मुझे बताइए। आज एक विदेशी सरकार बैठ के, मैंने कहा ना, आप लोकतांत्रिक ढांचे पे पहले अपनी EVM पर, इलेक्शन कमीशन पर आप अटैक होते देखते हैं, फिर आप अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं पर अटैक होते देखते हैं, अब आप आपकी मीडिया पर अटैक होते देख रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि एक विदेशी ताकत, एक विदेशी सरकार हमारी देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहेगी? कनाडा का एक कम्युनिकेशन हमारी देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहता है। गोदी मीडिया तो विपक्ष कहता था। आज हमारे देश के जर्नलिस्ट, आपको तो बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट हो, ANI हो, आपकी जी न्यूज़ हो, आपका CNN IBN का चैनल हो, आपके कितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर एक विदेशी ताकत हमला कर रही है। नहीं, अब राहुल गांधी वाली बात जो कह रहे थे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है, क्या आपको शंका है, आपको लगता है वो एजेंट होने के काबिल हैं? मैं तो आपको ये कह रही हूँ। तो ये आप कह रहे हैं कि ये इनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि देखिए कोई क्या उनको कोई यूज कर रहा है? नहीं, क्या ये गलतियां हैं? क्योंकि आपने कहा इलेक्शन के बाद आपने अर्नब जी एक चीज का आपने एक मैं आपकी ऑडियंस से एक चीज पूछ लूं, आपकी नहीं, मैं 1 मिनट ये पूछ लेता हूं कि आपने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक चेंज हुई है राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में, हाँ है ना? हाँ। और जो आप इधर इंडिकेट कर रही हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या नहीं, क्या कोई उनको स्मृति जी यूज कर रहे हैं या फिर वो ऐसे ही हैं? देखिए, आप तो मुझसे ऐसी टिप्पणी मांग रहे हैं जैसे कि is he being manipulated by someone or is he doing this on his own? Like I said, I am not biologically related to him, hence I cannot tell you about his genetic predisposition to manipulation from international agencies. I can only say this.
how much of this is convenient for his politics is to be reflected upon. और how much of this is convenient to other countries? मैं अलग तरीके से पूछूंगा How क्योंकि many आज times? भारत आपने जिस कितनी पोजीशन बार- पे है, कोई भी यूज करना चाहेगा, कोई भी ऐसे ऑपोजिशन के नेता हो जो भारतीय राष्ट्रीय इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, तो कोई भी हमारी कंपीटिंग कंट्री, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो या चीन हो, ये सारी कंट्रीज के साथ या यूनाइटेड किंगडम हो, इनके साथ तो हम इकोनॉमिक कंपटीशन में है। नंबर 5 से हम नंबर 3 जाने वाले हैं। कई सारी कंट्रीज होंगी वो चाहेंगी कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े, कई सारी कंट्रीज चाहेंगी कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन नहीं बढ़े, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़े। चाइना चाहेगी कि आईफोन्स अभी भी चीन में बने, कि आईफोन्स अगर इंडिया में बनने शुरू हो जाए तो किसी ना किसी। और राहुल गांधी ने क्या कहा अमेरिका में, कहा कि भारत की कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही नहीं, सब चीन की मैन्युफैक्चरिंग बेस है। देखिए अर्नब जी, उनका क्या कथन है वो उनके किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उस पर निर्भर करता है। आप कह रहे हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर कहते हैं वो कि भाई चीन में ये काबिलियत है कि चीन में ऐसी प्रिसिजन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में आकर वो जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। वही तो सवाल है ना कि वो जब खुद से कहते हैं तो फिर जलेबी की फैक्ट्री की बात करते हैं। मगर देखिए ये दो अलग, एक मिनट, ये दो अलग सिचुएशंस है स्मृति जी। खुद से जब राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री एक्सटेम्पोर बात करते हैं, जब उनको कोई स्पीच लिख के नहीं देता तो वो जलेबी की फैक्ट्री वाली लॉजिक का आता है। क्या उनकी स्क्रिप्ट कहीं से लिखी हुई है? देखिए जिस कारणवश, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इस बार हरियाणा के चुनाव के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी कार्यालय में दी, और पहली बार मोदी जी ने खुलकर कहा कि हमारे देश की एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ऐसा कुछ कहा जो विच इज पार्ट ऑफ अ फॉरेन कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने कहा एक विदेशी षड्यंत्र है और हमें पता है, और शब्द मुझे याद नहीं, उन्हें खेद की बात है कि भारतीय पार्टी विदेशी षड्यंत्र का पार्ट बन चुकी है। तो ये जो है, इस बात की कोई नींव तो होगी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे ये बात नहीं कहेंगे, और जो भी आप इंडिकेट कर रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल फिर से है, और ये जलेबी फैक्ट्री वाला लॉजिक नहीं है, जब ये स्ट्रेटेजिक बातें कहते हैं, जैसे वो चीन के साथ कोई अरेंजमेंट करके आते हैं, वो अपने माताश्री के जाके चीन के साथ एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, या फिर जब हमारे सेना के लोग डोकलाम में फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, उस वक्त वो साइड में एक 5 स्टार होटल में जाके चीन के एम्बेसडर के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं। फिर वो अमेरिका में जाके बोलते हैं कि विदेशी देशों को भारत में इंटरफियर करना चाहिए। फिर कहते हैं ईवीएम नहीं चलती। फिर कहते हैं भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, एवरीथिंग इज अ शैम। फिर कहते हैं कि हमारी देश की वैक्सीन ठीक नहीं है। फिर कहते हैं कि हमने तो पूरा लद्दाख दे दिया चीन को। ये सारी चीजें जो हैं, इन पर कोई कनेक्शन तो होगा ना। ये तो दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स इन आइसोलेशन। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? डू यू फील there's a conspiracy? First, Rahul is a political complication that the Congress could not solve. Hence, I don't think you will be able to solve it. Rahul is a political complication which the Congress is not able to solve. Hence, you cannot solve it. But in terms of whether he is manipulating or he is being manipulated, मैं दोबारा कहती हूँ, विषयों को वो अपनी political convenience की दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं दोबारा कहती हूँ, विषयों को वो अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस, अपनी पॉलिटिकल ज़रूरतों के दृष्टि से देखते हैं। 1 मिनट, उसका मैं उदाहरण देती हूँ। जो व्यक्ति यूपीए के कार्यकाल में कहता है कि उसे हिंदू बेस्ड टेररिज्म से डर लगता है, वो एनडीए के कार्यकाल में मंदिर मंदिर घूमता है उत्तर प्रदेश में ताकि उसको वोट मिले। ठीक? जो व्यक्ति कहता है कि उसको हिंदू बेस्ड टेररिज्म से, सैफ्रनाइज टेररिज्म से डर लगता है, वो मंदिर मंदिर घूमता है, फिर हिंदू पे थियोलॉजियन बनकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है। फिर कभी हिंदू होता है, कभी आधा हिंदू होता है, कभी पूरा हिंदू होता है, कभी बिल्कुल हिंदू नहीं होता, कभी सेक्युलर होता है, कभी मैं वही कह रही हूँ, वो प्लेटफॉर्म देखते हैं, अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखते हैं और उसके हिसाब से अपना अगला दाव चलते हैं। अब तक
आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन जो रही है उसमें आपने खुद ही केस प्रूव किया है कि उन्होंने कब कब किस किस विषय पर भारत का विरोध किया है। हिंदुस्तान अपनी पूरी काबिलियत के आधार पर किस मुकाम पर पहुंच सकता है, उस मुकाम और आज की परिस्थिति और राहुल गांधी जैसे लोगों के बीच सिर्फ मोदी चट्टान बनकर खड़ा है। मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ अर्नब जी, मैंने आपको वैक्सीन का बोला, मैंने आपको HAL का बोला। कोई भी हिंदुस्तानी आप लंबी छूट क्यों देते हैं? हाँ, इतनी लंबी छूट क्यों देते हैं? देखिए, एक मिनट, नहीं आपको देता। सब कुछ पता है। एक मिनट देखिए, हार्डलाइन अप्रोच की जरूरत है, जो मुझे लगता है हार्डलाइन अप्रोच की जरूरत आप है। मुझे हार्डलाइन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। हार्डलाइन का मतलब ये क्या मेरा है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2, 3, 4, 5 महीने शाहीन बाग चलना, जी, रास्ते बंद करना, कोर्ट कचहरी जाना, अस्पताल बंद कर देना, देश को धमकी देना, इसको होते देना, ये हार्डलाइन अप्रोच नहीं है। दूसरा, किसानों के नाम पर अब सब पता चल गया, हरियाणा के चुनाव के बाद कि कितने किसान किस तरफ है, सब पता चल गया। किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा था, जो माओवादी कार्रवाई हो रही थी इधर, जो हर तरह के लोग प्रो खालिस्तानी, प्रो माओवादी रास्ते बंद कर रहे थे, एक तरह से सरकार को बैकफुट पे करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब तो मुझे लगता है कि ये स्मृति ईरानी जी, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्ट्रीट डेमोक्रेसी है। Electoral और ये चाहते हैं हर democracy का- मामला, एक मिनट में 10 सेकंड में खत्म अर्नब, करूंगा। इलेक्टोरल मैं 10 डेमोक्रेसी सेकंड का सबसे बड़ा टेस्ट ही ये है। आपके आज विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो मोदी को जान से मारने की धमकी देते हैं, बातें करते हैं। भाई, तो लंबी छूट क्यों? लंबी छूट नहीं, मोदी जी और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ये है दैट एविडेंस बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, निष्पक्ष तरीके से एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। सड़कों की राजनीति कब तक चलेगी? और लोगों को एक डाउट होती है कभी कभी, एक मिनट, इतना बड़ा देश, जब तक इतना देश बड़ा बुलंद देश रहेगा तब तक ताकतें इतना बड़ा इस्तेमाल देश, होंगी ताकि 140 देश को करोड़ झुकाया लोग, जाए। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोग, और अगर कल कोई किसानों के नाम पे या किसी खालिस्तान के नाम पे या फिर कोई शाहीन बाग के नाम पे सड़क की राजनीति करके, और मीडिया का भी मैं तो खुलकर कहना चाहूंगा, एक वर्ग है मीडिया का जो प्रोत्साहन देती है इन चीजों को। हाँ, वरना गोदी मीडिया को उल्लेख कनाडा में कैसे हो रहा है? मैं तो खुलकर तो मुझे डर है कि ऐसी सिचुएशंस के साथ देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो सकती है। और आप देख चुके हैं कि जो स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की, जा के वही है, लोगों को भड़काओ, रेलवे वालों को भड़काओ, सेना को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, सनातन धर्म को तोड़ो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो कि सब कुछ जात है, जात है, जात है। तो ये तो भड़कीली राजनीति है, मगर आपका रिस्पॉन्स ये लंबी छूट वाली भी तो नहीं हो सकती। देखिए, भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आज तक सत्ता से भटक रहे हैं, सत्ता उनको मिल नहीं रही है। क्योंकि देश भी समझता है कि ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, देश को जोड़ने की राजनीति नहीं मैं तो कर ये रहे कह दूंगा कि अगर जस्टिन ट्रूडो अपने आप को गलत साबित नहीं करते परसों, तो राहुल गांधी जस्टिन ट्रूडो का भी समर्थन कर देते। आपको क्यों लगता है कि समर्थन नहीं कर रहे हैं? कहाँ आकर उन्होंने प्रखरता से कहा है कि मेरी देश की मीडिया पर इस प्रकार से जो आप प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन से जो प्रहार कर रहे हैं, मीडिया मेरे देश में 4th स्टेट इंडिपेंडेंट है। सब कुछ लिंक्ड है। जैसे एक महीने मैं पहले आपको वो दोबारा अमेरिका कह में रही हूँ। जाके उन्होंने कहा कि हमारे देश में सिख जो सिख है वो कड़ा नहीं पहन सकते। लेकिन उस दिन किसके रात को साथ मैंने बोला? कहा कि मैं खुद पिछले 35 साल से कड़ा पहन रहा हूं, जो मुझे सिख दोस्त ने मुझे दी। मार्शल कौन है? हाँ? एयरफोर्स के नहीं, आपके मुखिया कौन है? मगर क्या लिंक्ड है? मैं कह रहा हूं कि जो कनाडा ने किया, जो खालिस्तानियों को समर्थन हो रहा है, और एक महीने पहले अमेरिका में जाके जो राहुल गांधी ने कहा, क्या इसमें कोई लिंक नहीं है? क्या राहुल गांधी ने एक प्रो खालिस्तान लाइन नहीं ली एक महीने पहले? और एक महीने बाद उन्हीं खालिस्तानियों का समर्थन करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की और मोदी का नाम लिया, हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया और हमारे देश के खिलाफ बात की। तो क्या ये चीजें लिंक्ड नहीं है? तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये किसके लिए कर रहे हैं? मैं दोबारा कह रही हूँ,
वो चाहते हैं कि आपको उकसाकर आपसे कुछ ऐसा करवाया जाए ताकि आपके लोकतंत्र को वो देश में विदेश में कलंकित करें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टू एंश्योर दैट यू कीप फॉलोइंग द पाथ विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली ordained फॉर द हेड ऑफ गवर्नमेंट. नरेंद्र मोदी ने वो डेमोक्रेटिक रिस्ट्रेन और अपने संविधान, अपने पद के प्रति वो सम्मान और वो डिसिप्लिन दिखाया है. वो भी जानते हैं कि ये जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं. वो इनफैक्ट विपक्ष की एकता के लिए भी नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए राजनीति कर रहे हैं. क्योंकि अगर वो ज़मीन पर रेलेवेंट होते तो जो कश्मीर में उनका हाल हुआ, जो हरियाणा में उनका हाल हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का हाल नहीं होता. उनको तो लगता है जम्मू कश्मीर सरकार में उनको 10 मंत्रालय मिलने चाहिए थे. मैंने कहा ना कि वो ऐसी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन है जो कांग्रेस पार्टी नहीं सुलझा पाई, तो साहब आप कहाँ से सुलझाइएगा. मगर आपने एक बात, बड़ी बात कही है कि आपने कहा है जो सिचुएशन है देश में भड़काने की कोशिश बहुत होगी. मगर जो बात इन्होंने कही है कि मगर इस भड़काने के मगर धैर्य रखना होगा. आप कह रहे हैं कि धैर्य के साथ, आपके धैर्य, उनका सबसे, एक सेकेंड, उनका सबसे बड़ा प्रहार ही ये है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं आता. नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए गांधी खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं है. और उनकी दुखती रग यही है कि कोई तीसरी बार नॉन गांधी परिवार का देश का प्रधानमंत्री बन गया. उनकी दुखती रग यही है कि जिसे 2013 में तिरस्कार करते थे चाय वाला कह के, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया. उनकी दुखती रग ये है कि जिसको हम जेल भरने की तैयारी कर रहे थे, किसी भी तौर तरीके से वो देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया. उनकी दुखती रग ये है कि वो प्रधानमंत्री है जो देश में और विदेश में भारत की विकास की सिर्फ बात नहीं करता, व्यवस्था करता है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, बिल्कुल अलग. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो कंपनियां जो भारत सरकार की हैं और जो देश की पूंजी हैं. उनकी ग्रोथ हुई 225%. कैसे हुई? मोदी की सरकार में 10 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लाभार्थी पकड़े गए. 40-50 साल की देश की राजनीति में वो 5 करोड़ फर्जी अकाउंट का पैसा कौन सी पार्टी के जेब में जा रहा था? तो राहुल गांधी पॉलिटिकली एक्सपीडियंट पॉलिटिक्स कर रहा है. अगर दम होता, हम तो गए, मैं गई ना अमेठी लड़ने, दम होता तो बनारस लड़के दिखाते, बड़ौदा लड़के दिखाते. अपनी गली में तो सभी शेर हैं. आप कह रहे दम नहीं है इसलिए अमेठी से भाग गए. अरे भैया, अपनी गली में तो सब शेर हैं. मगर आप ऑफर करिए ना उनको कि दम है तो लड़िए अमेठी से. मैंने तो पहले भी कहा था नहीं लड़े ना. एक बार और कह दीजिए. अब तो उनको तश्तरी में ला कर दिया जाएगा ना. लेकिन अब भी कह देती हूँ कि अब भी अगर 29 में लड़ने की अमेठी कोशिश की तो जीतेंगे नहीं. वो उनको भी पता है. उतना तो मैंने तय करवा दिया वहाँ पे कि अगर 29 में अगर आने का वहाँ पर उन्होंने विचार किया तो धूल चटाएंगे बीजेपी वाले, ये तो पक्का है. यही तो है जो जवाब मैंने शुरुआत में मैंने पूछा था इनको. मगर स्मृति जी, हम तो चाहते हैं कि स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी एक बार और हो जाए कि नहीं हो जाए. पब्लिक डिमांड है. नहीं, मैं तो कहती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोड़िए, बेखौफ आकर किसी राष्ट्रीय मंच पर स्मृति ईरानी छोड़िए, भाजपा के किसी साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए. ये भी उनको छूट देती हूँ कि मंच के आसपास अर्नब गोस्वामी नहीं रहेगा, सिर्फ जनता रहेगी. जिसमें इतना दम नहीं है उससे आप लड़ने की बात करते हैं साहब. वैसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है. हाँ, उस भेंट का परिणाम क्या था देश ने देख लिया है. स्मृति ईरानी जी, क्या भारत खतरे में है? क्या जब तक मोदी है तब तक भारत खतरे में नहीं है. मगर बैलेंस करना तो मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए तो मोदी है और मुमकिन हो रहा है. नहीं, मगर यूक्रेन, रशिया, चीन और अमेरिका के बीच आप पिछले चुनाव के बाद आप कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में आपने बात की है, आपने एड्रेस किया है, यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में. आप क्या देख रहे हैं? क्या भारत को दुनिया कैसे देख रही है और क्या खतरा है, क्या थ्रेट्स है, और हम क्या बैलेंस कर पाएंगे? लोग कहते हैं यूक्रेन के बाद हमने बैलेंस करके हम बीच के रास्ते से राष्ट्र हित पे हमने काम की.
मगर क्या राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि मानकर हर विषय पर काम किया जा सकता है, या बिल्कुल। फिर थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत अपनी इकोनॉमी को चीन को खोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत हमारे जो क्या कहते हैं कि इलॉन मस्क को आने देना पड़ता है, कोई दूसरी चीज होती है, क्या प्रभाव नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता देश पर? देखिए, नरेंद्र मोदी दोनों के तरफ से, चीन से, रूस से, अमेरिका से, पूरे देश, हम दुनिया एक ही देश हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब द्वंद्व हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि लोगों ने बार बार भारत से ये पूछा कि तुम रूस की तरफ हो या यूक्रेन की तरफ हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ने पक्षपात नहीं किया, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। दैट वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। भारत से ये कोई उम्मीद नहीं लगाता था। देखिए, पोस्ट कॉलोनियल एरा में ना, कॉलोनियल माइंडसेट के लोग, गोरे लोग ये सोचते हैं कि हमने जो कहा भारत वो करेगी। उनको ये आदत नहीं थी कि भारत खड़े होकर ये बोलेगा कि हमारे देश के लिए जो अच्छा है पहले हम वो करेंगे। तो हम पर दबाव आए, एक का साथ दो, रूस का दोगे कि यूक्रेन का दोगे? हमने कहा हम हिंदुस्तानियों का साथ देंगे। आज अगर विषय निकलता है लेट्स से इजराइल का, हमने इजराइल के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में अपना निष्पक्ष एक पक्ष रखा या अपने एक पोजीशन ली। आज जब देश का विदेश मंत्री जाता है एससीओ समिट के लिए तो बेखौफ होकर बोलता है कि मैं बायलैटरल के लिए नहीं जा रहा, और कोई भी विदेशी ताकत में इतना दम नहीं कि भारत को मजबूर कर ले कि जा ही रहे हो तो बायलैटरल भी कर लो। मगर नवाज शरीफ ने कहा ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। नवाज शरीफ तो इतने खुश हैं कि जयशंकर पाकिस्तान गए कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि अभी देखिए ये तो शुरुआत है, दिस इज द स्टार्ट, अभी तो बहुत कुछ होगा, होना चाहिए। और आपको क्या लगता है क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? देखिए, आप अपना, जैसे अटल जी कहते थे, नेबरहुड बदल नहीं सकते, लेकिन क्या अपने नेबरहुड में आप प्रखर एक राष्ट्र बनकर उभर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल भी है लेकिन रेजोल्यूट भी है? हिंदुस्तान ने वो किया है। आज हिंदुस्तान ये कहता है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में द्वंद्व है, दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध है, तो हिंदुस्तान उसका पक्ष या ना पक्ष लेने की स्थिति में क्यों हो? आज जब एफटीए में, आज शायद पीयूष गोयल जी आपके मंच पर आए थे, एफटीए की जब चर्चा होती है, जब हम कहते हैं कि एक राष्ट्र हमारे राष्ट्र के साथ कोई समझौता करेगा ट्रेड में, तो कई लोग, और राहुल गांधी उसमें सम्मिलित हैं, जो कहते हैं हमें ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती, उनको बेहतर आती है। अब ये जयशंकर की उदारता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, जो बोलना है बोलो। लेकिन अंततः जब आप एफटीए के भी किसी भी एक डेलिब्रेशन में बैठते हैं तो मेरा अनुभव कैबिनेट का ये रहा है, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हित में पहले उसकी बात होगी। हम हिंदुस्तान के हित को कभी स्वाहा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई फोटो ऑप चाहिए एफटीए में। ऐसी परिस्थितियों में क्या भारत सतर्क है और सुरक्षित है? बिल्कुल सतर्क और सुरक्षित है। आपने देखा श्रीलंका में क्या घटना घटी, बांग्लादेश में क्या घटना घटी, अफगानिस्तान में क्या घटना घटी, चीन के साथ हमारे क्या हालात हैं। लेकिन बांग्लादेश में जब घटना घटी तो कई इधर आपके शुभचिंतक थे, कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता थे, दूसरे थे, जो कह रहे थे ऐसा भारत में भी हो सकता है। जब बांग्लादेश जल रही थी, मुझे तो समझ में नहीं है कैसे लोग हैं, स्मृति जी ये खुलकर ये आशा प्रकट कर रहे थे कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, और ये चुनाव के ठीक बाद हुआ। इतनी फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, जो सोच रहे थे कि देश जलेगा, उनको ये नहीं पता कि देश में अगर कुछ जलेगा तो दीप में सिर्फ उत्सव का दीप जलेगा और कुछ नहीं जलेगा। मगर एक लोगों को लग रहा है कि जो कोर एजेंडा है बीजेपी की, कोर एजेंडा, क्या देखिए कोर एजेंडा है हमारा, कोर एजेंडा में जो कोर एजेंडा है कि नहीं है, कोर एजेंडा है, मुझे बताइए, ये मैं आप ऐसे नहीं, कोर एजेंडा है, हमारा कोर एजेंडा, कोर एजेंडा है, कोर एजेंडा जो बीजेपी का है, क्या है आपके हिसाब से? मैं आपको कहता हूं, मगर कोर एजेंडा के मुद्दों पर ये बात चल रही है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। हमारा कोर हाथ बंधे, आप करना चाहते हैं मगर आप 240 एमपीज के साथ नहीं कर पाएंगे। अर्नब जी, कोर एजेंडा, कोर एजेंडा जो मेन है, मैं वही कह रही हूँ, हमारा कोर एजेंडा वही है जो आपका एजेंडा चल रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि। नहीं वो तो है, नहीं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं आपको बताती हूँ, सुन ले अभी, क्योंकि 9 बजे का डिबेट नहीं हुआ अभी तक। कोर एजेंडा आपने पूछा, मैं कह देता हूँ, मैं आपको बताती हूँ कोर एजेंडा और हमने क्या क्या किया। कोर एजेंडा, एक सेकेंड, कहा गया, सुन लीजिए, कोर एजेंडा में कहा गया धारा 370 इस देश में कभी नहीं हटेगी, हटी।
कहा गया कि धारा 370 हटने के बाद कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होंगे, हुए। कोर एजेंडा था मंदिर बनाएंगे, बना। कई सारी चीजें हैं जो कोर आपने एजेंडा की, था वन नेशन वन कई इलेक्शन, सारी चीजें हैं, आया। कई सारी कोर चीजें एजेंडा हैं। था कि जीएसटी कभी नहीं होगा, कहते थे, करके दिखाया। अच्छी बात। कोर एजेंडा ये भी था कि तीसरी बार हम भाजपा का प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाया। कोर एजेंडा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी थी। लोग कहते हैं कि 10 साल में आपको कर देना चाहिए था, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके कोर एजेंडा में है? दूसरी बात, वक्फ बिल। आज हर व्यक्ति, कोई लैंड ओनर है, कोई किसी का घर है, फ्लैट है, सबको डर है। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रह चुकी है, कोई भी वक्फ बोर्ड आके कह सकता है कि ये घर हमारा है। ये भी तो कोर एजेंडा था, आपने जेपीसी में भेज दिया। वन नेशन वन पोल, बहुत अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं, हो गई बहुत राजनीति, विकास की बात हो, मगर क्या आप वन नेशन वन पोल को इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आपके नंबर 2/3 मेजॉरिटी आपके लोकसभा में नहीं है और 2/3 आपकी राज्यसभा में भी नहीं है? तो ये आप कैसे पारित कर पाएंगे? ये सब कोर एजेंडा लोग चाहते हैं। हमने कोर एजेंडा तब सेट किया जब तो हमारे 2 ही सांसद थे, लेकिन पूरा करके दिखाया ना। तो तीनों करेंगी आप? आज तो सरकार है, तीनों हमारी। करेंगी आप? बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहा है तो यूनिफॉर्म सिविल करेंगे। कोड, मैंने कहा ना, मोदी ने कहा है तो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल मैंने कोड, कहा मोदी ने कहा है, करेंगे। वन नेशन वन पोल। 5 साल बाकी है ना, अभी तो सिर्फ 10 ही साल हुआ है। वक्फ बिल, बिल्कुल। आप तीनों करेंगे? मैंने तो वक्फ बिल लिखा है, इसलिए कह रही हूँ। मंशा नहीं होती तो इंट्रोड्यूस नहीं होता, और इंट्रोड्यूस होने के बाद सबकी राय लेने की अगर मंशा नहीं होती तो जेपीसी में नहीं जाता। तो इसीलिए कह रही हूँ, मोदी है तो होगा, कहा है तो करेंगे। स्मृति जी, पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल में, आखिरी सवाल, व्हाट इज द चेंज? कोalition गवर्नमेंट तो है आपका, सबको लेके चलना होगा, अप्रोच तो बदलेगा, इसके पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? कोई नेगेटिव्स नहीं है। पहले कहा जाता था कि मोदी सरकार चलाना नहीं जानते, मोदी ने 5 साल की सरकार चलाई। फिर कहा खान मार्केट गैंग ने कि मोदी दूसरी बार सत्ता में नहीं आ सकता, आए। फिर कहते हैं कि मोदी संगठित सरकार नहीं चला सकते, चलाई। फिर कहा मोदी अब हरियाणा नहीं जीत सकते, जीत गए। तो मोदी हर दिन एक नए अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं और हर दिन पाक साफ उस परीक्षा से निकलते हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। अगर आज से 10 साल पहले कोई किसी से पूछता ऐसा होगा क्या, होगा नहीं, अरे कहाँ के ख्वाब पालते हो। मोदी ने ख्वाब देखे और ख्वाबों को पूरा किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके तेवर वही हैं, क्योंकि आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ इलेक्शन के बाद। ऐसा है जी, आप छुरी से आम काटें या सेब, धार तो वही रहती है। तो फिर आप कह ही दीजिए, फिर जवाब दे दीजिए जो मैंने आपको पूछा कि दम वाला सवाल है कि मैं छुरी नहीं, मैं पॉलिटिकल तलवार हूँ। तो पॉलिटिकल तलवार है तो एक बार कह दीजिए कि जो दम वाली बात मैंने कही, सवाल पूछ रहा हूँ और ये क्लिप जरूर वायरल होगा। आपने कहा कि अगर दम है, क्या मैं सच समझ रहा हूँ, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आपने कहा है कि राहुल गांधी में दम है तो मेरे से लड़के दिखाए अगली बार? मैंने कहा ना, अगर दम है तो ऐसी जगह से लड़के दिखाए जो उनका पारिवारिक गढ़ नहीं है। कोई भी साधारण बीजेपी के कार्यकर्ता से लड़के दिखाए। अपनी गली में तो शेर होना आसान है। बड़ौदा से लड़के दिखाए, गांधीनगर से लड़के दिखाए, लखनऊ से लड़के दिखाए, बनारस से लड़के दिखाए, और अमेठी से? अमेठी से लड़के दिखाए, कश्मीर से लड़के दिखाते। दम नहीं है। उन्होंने वो जगह चुनी जहां उन्हें लगा कि गरीब को और गरीब रखेंगे, पिछड़े को और पिछड़ा रखेंगे। उनकी मजबूरी पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल महल बनाया। ये उनकी हकीकत है, इससे वो कभी मुंह नहीं फेर सकते। जी, स्मृति ईरानी जी, आज बहुत मजा आया आपसे बात करके। पीपल हैव रियली एंजॉयड दिस इंटरेक्शन और लोग आपको और जोर से पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, कैंपेन ट्रेल में, पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मृति ईरानी प्लीज। स्मृति ईरानी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं इतना ही कहूंगी हाँ, कि अर्नब जी, आज मुझे जिस बात का सबसे बड़ा दुख है, और मैं दुख सार्वजनिक कहती हूँ, मेरे देश की मीडिया प्रणाली पर एक विदेशी ताकत ने सार्वजनिक प्रहार किया है।
प्रधानमंत्री सरकार ने अपना रुख बता दिया, विपक्ष लेकिन चुप है। उन्होंने आज तक मेरे लोकतंत्र में, मेरे इलेक्शन कमीशन को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जुडिशरी को कटघरे में करा। जी। द फोर्थ पिलर, द फोर्थ स्टेट इज अंडर अटैक एंड द ऑपोजिशन इज साइलेंट अबाउट इट। उस पर मैं कुछ कहूँ? बोलिए। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़े, ये कनाडा की सरकारी रिपोर्ट है, फॉरेन इंटरफियरेंस। उन्होंने वहाँ पे 6 बार रिपब्लिक नेटवर्क का नाम लिया है। और बड़ी बात यह है, उन्होंने ये माना है वहाँ पे कि हमारी जितनी नेटवर्क है, CBC, CBS, पता नहीं कितने कनाडा के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, वो कह रहे हैं हम इतने छोटे हैं और भारत का एक ऐसा नेटवर्क है, हम सब लोग मिल जाएं फिर भी उससे छोटे हैं। तो मैं भी कहूँगा उनमें दम नहीं है हमारे खिलाफ बोलने के लिए। धन्यवाद। इतना ही कहूंगी that you have done the Republic of India proud. Thank you. That the Thank you. Republic resonates. Thank you, Smriti ji. It's a pleasure to talk to you. बड़ा मजा आया. Thank you very much. Beautiful session. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, टाइम देने के लिए। और हर एक